हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल्ड स्टडी पॉइंट पर। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 6 चैप्टर देख चुके हैं। एम लक्ष्मीकांत का बुक है जिसमें हम लोग 6 चैप्टर का पूरे अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरे एक लाइन बाय लाइन। तो इस वीडियो में आज 7 चैप्टर लेकर के आए हैं जिसमें मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पूरे काफ़ी लंबी चैप्टर होते हैं और इससे क्वेश्चन 110% एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही यूपीएससी अदर पीसीएस में आपको आंसर राइटिंग में इससे क्वेश्चन लिखने के लिए बोले ही जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को कम से कम दोस्तों आप लोग 10 मिनट तक ज़रूर देखिए या आगे तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा और बुक का रिकॉर्डिंग तो कभी डालूंगा ही नहीं। ऐसे भी यूट्यूब का नए पॉलिसी के अनुसार मुझे यूट्यूब ने बार बार सस्पेंड कर देते हैं बुक के रिकॉर्डिंग डालने के लिए। लेकिन दोस्तों कोई मुझे पैसे नहीं मिलते हैं यूट्यूब से, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। और साथ ही आप लोगों को लगता होगा कि ये पैसे बहुत सारे, इससे कुछ नहीं मिलते हैं, क्योंकि बार बार यूट्यूब ये रिकॉर्डिंग के वजह से मुझे यूट्यूब पे एड्स नहीं दिखाते हैं। साथ ही आपको इसमें पैसे हमें यूट्यूब से अभी तक नहीं मिलते हैं। तो आप ध्यान रखना है दोस्तों, आप लोग कम से कम सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अच्छे अगर वॉच टाइम जाते हैं, अच्छे अगर टाइम ले आप लोग वॉच करते हैं तब दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियोज अपलोड करूँगा। नहीं तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है तो नहीं अपलोड कर पाऊँगा। सारे चैप्टर मैं कवर करने की कोशिश करूँगा अगर आप लोग इस वीडियो पे अच्छे सपोर्ट करते हैं तो। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया लेकिन फिर भी दोस्तों लोग ने 1 मिनट 2 मिनट देख करके छोड़ देते हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो आगे नहीं बनाया। लेकिन दोस्तों आज आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, जिससे दोस्तों हमारे यूट्यूब के नज़र में लगेगा कि चलिए वीडियो इसमें सभी का हेल्प हो रहा है, तो वो आगे मेरे वीडियोज़ को औरों तक पहुंचाएंगे। नहीं तो दोस्तों नहीं पहुंचाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग ज़रूर देखिए अंत तक। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कुछ लोग पढ़े होंगे कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का विवरण है, मतलब उसमें वर्णन किया गया है। इसके संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी मतलब अमेरिका का जो संविधान है वहाँ से प्रभावित रहे और वहीं से इसको लिया गया है, यानी कि अधिकार का विधेयक से, मतलब उनके वहाँ के जो मूल अधिकार है उसी के अध्ययन से यहाँ पे इसको लिया गया है मूल अधिकार को। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। दोस्तों ये हाल ही में अभी बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है जो सर्वदा उचित है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेखित किया गया है। मतलब इसमें क्या है, एक बड़ा सा और बहुत विस्तार रूप से इसमें न्यायोचित मतलब न्याय से उचित संविधान का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है उतना विश्व के किसी भी संविधान में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका का ही क्यों ना हो। क्योंकि अमेरिका का संविधान से लिया गया है, फिर भी वहाँ का ही संविधान क्यों ना हो, इसलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसके बाद संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव को हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकार के संबंध में गारंटी दी गई है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। तो ये पॉइंट समझ गए होंगे कि हमारे संविधान किसी को व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, किसी कास्ट के, किसी भी मूल धर्म के सारे राष्ट्र हित को एकता में समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधान का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना, न कि व्यक्तियों की। मतलब समझ गए होंगे कि मूल अधिकार लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। इसमें ये देश का जो अधिकार है, व्यक्ति का जो मूल अधिकार है उसको बनाए रखना, राज्य के नियम के खिलाफ, मतलब जो राज्य बनाएगा नियम वो व्यक्ति के नियम के खिलाफ नहीं होना चाहिए, कोई भी नागरिक के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए
राज्य नीति निर्देशक तत्व है, इसके बाद का चैप्टर वही आता है, तो मैं उस पर भी क्लियर करने का कोशिश करूँगा। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। तो क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं कि मूल अधिकारों का नाम मूल अधिकार क्यों दिया गया है। इसका मेन उद्देश्य है गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। चहुमुखी विकास में आता है भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का भी बात मूल अधिकार में किया गया है। तो ये चारों चौमुखी विकास समझ में आ सकता है, और ये वर्ड आपको अगर आंसर राइटिंग में लिखते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चौमुखी सिद्धांत चहुमुखी विकास या सिद्धांत पर आधारित है। देखिए हमारे देश में मूल अधिकार कितने हैं, तो पहले 7 थे लेकिन अब 6 हो चुके हैं। संपत्ति को अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है, और सारी बातें इसमें चर्चा करेंगे। पहला तो समता का अधिकार, जिसमें 14 से 18 तक वर्णित है। उसके बाद है कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक अनुच्छेद में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, और संपत्ति के अधिकार 31 में था, जिसको हटा करके 300 के ए में डाल दिया गया है अनुच्छेद, जिसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अब देखिए हालांकि संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसे फिलहाल 6 मूल अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है। तो अगले पॉइंट है कि मूल अधिकार की विशेषताएं, क्या क्या इसकी विशेषता है। देखिए मूल अधिकार को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। तो इसमें क्या सुनिश्चित किया गया है, पहला आते हैं, उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे नागरिक या विदेशी नागरिक या विदेशी लोगों या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद कंपनियां हो। समझ गए होंगे, मतलब कुछ ऐसे मूल अधिकार है जो केवल हम लोग भारत के नागरिक के लिए हैं, और कुछ ऐसे भी है जो विदेशी लोगों या कानूनी व्यक्ति के लोगों के लिए भी है। दूसरा, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं, मतलब ये असीमित नहीं होते लेकिन बोलने योग्य होता है। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह से यह व्यक्तिगत अधिकार एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। उसके बाद है, कुछ मामलों को छोड़कर इनमें ज़्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है, जैसे राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई या व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई। मतलब कुछ ऐसे मामले हैं जो ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने जो रवैया होता है अपने मन से जो काम करने का, उसके खिलाफ है। जैसे राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई। जब अधिकार राज्य कार्रवाई के खिलाफ हो और किसी व्यक्ति का इसका उल्लंघन हो रहा हो तो संवैधानिक उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार है। चौथी विशेषता इसकी है, इसमें से कुछ नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होता है, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करना। मतलब कुछ तो सकारात्मक है लेकिन कुछ क्या है, नकारात्मक है कि राज्य के प्राधिकार समिति को जो करने का संबंधित है, और दूसरा व्यक्तियों को विशेष सुविधाओं का प्रावधान। ये न्यायोचित है, ये व्यक्तियों की अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है तो। उसके बाद इन्हें
उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, यह आवश्यक नहीं केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील लेकर जाया जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप केवल उच्च न्यायालय ही जा सकते हैं, इसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। ये अस्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक द्वारा। बिल्कुल मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा, न इसके लिए क्या होना चाहिए, संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक के द्वारा। यह संविधान में मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना, मतलब इसका संविधान के जो मूल ढांचा है उसके जो प्रभावित किए बिना, मतलब बिना प्रभावित किए हुए संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकार के संशोधन को अध्याय 11 में विस्तार से वर्णित किया गया है। तो मैं 11 संविधान संशोधन है तो टोटल डिटेल देखेंगे। उसके बाद 8वीं विशेषता है राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, मतलब अधिकारी छोड़कर इसे निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकार को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो राष्ट्रीय आपात लागू हो तो ये सारे 6 मूल अधिकार है 19 में, जिसको मतलब 20 और 21 को छोड़ करके, एक होता है 21 में बोलने के अधिकार है, सारी डिटेल बन जानेंगे, उसको छोड़ करके मूल अधिकार को निरस्त किया जा सकता है बाहरी आक्रमण या आपातकाल की घोषणा की गई हो। इसे सशस्त्र विद्रोह मतलब आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन अध्याय 16 में विस्तारित रूप से वर्णित किया गया है, तो इसके भी चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 16 में। अनुच्छेद 31 के क संपत्ति मतलब के अधिग्रहण पर कानूनी रक्षा जो दी गई है अभी द्वारा इसकी कार्यान्वयन की सीमाएं अनुच्छेद 31 के ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि माननीयकरण 9वीं सूची में शामिल किया गया है। मतलब इसे अनुच्छेद 31 के ग जिसमें कुछ नीति निर्देशक तत्व प्रभावित करने वाले विधियों इत्यादि होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाएं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है अनुच्छेद 33 के तहत। मतलब जब सशस्त्र बल, सैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तचर संस्था, ऐसी ही सेवा संबंधित सेवाओं को क्रियान्वयन संसद क्या कर सकती है, इसको प्रतिबंध कर सकती है। ऐसे इलाके में भी इसका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हो। मतलब जहां पे कहने का अर्थ हुआ जहाँ पे फौजी मतलब आर्मी का कानून, मतलब आर्मी का कुछ अलग ही डिपार्टमेंट होता है, उसका वो प्रभावित हो तो निलंबित किया जा सकता है या के क्रियान्वयन मतलब कार्य में रह सकता है उनके। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है जो असामान्य परिस्थिति में लगाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे ये राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न होता है। इसमें ज़्यादातर अधिकार स्वयं परिवर्तित है, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश एक रूपता में बनी रहे अनुच्छेद 35 के तहत। देखिए क्या है कि ज़्यादातर कानून किसके द्वारा बनाया जाता है, तो जानते हैं कि संसद द्वारा ही बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि विधानमंडल द्वारा इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि संपूर्ण देश में एक रूपता बना रहे, और इससे क्या होगा कि लोगों का जो एक रूपता है, एकता है, जो बना रहता है। और ज़्यादातर यह स्वयं प्रभावित होता है ऐसे कानून। उसके बाद है राज्य की भाषा। अब देखिए भारत के संविधान में कुल 22 भाषा को इंगित किया गया है, मतलब संविधान में रखा गया है, जिसमें कौन कौन से हैं। लेकिन राज्य की भाषा में क्या आते हैं, मूल अधिकार से संबंधित विभिन्न उपबंध में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है।
जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत एक राज्य है, मतलब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य बनाने के लिए, तो इस तरह के क्या होता है कि भारत को इंटरनेशनल लेवल पे राज्य कहा जाता है। तो इसमें क्या है, राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है जैसा कि जानते हैं। इस तरह अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है। कौन कौन से शामिल है देखिए, कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाले सरकार और भारत की संसद। दूसरा, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। उसके बाद है सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला, बोर्ड, न्यास इत्यादि। उसके बाद है अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल इत्यादि। इस तरह से राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाइयों या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आता है। उसके बाद है मूल अधिकार की असंगत विधियां। देखिए, अनुच्छेद 13 में घोषित करता है कि मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियां शून्य होगी। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 को प्राप्त है, मतलब में दिया गया है। उसके बाद है जो कि विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है। देखिए, विधि शब्द का क्या मतलब है। अस्थायी विधि या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होता है। अस्थायी विधियां जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी होता है। प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना जारी कर सकता है। विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ि का प्रथा। न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी भी अदालत में मूल अधिकार को हनन पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है। देखिए, तालिका 7.1 में मूल अधिकार एक नज़र में देख लेते हैं, उसके बाद पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, एक एक मूल अधिकार पे। अब आते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार है 14 से 18 में इंगित है। जैसा कि जानते हैं, इसमें पहला 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में। उसके बाद है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत, उनका आचरण निषिद्ध अनुच्छेद 17 में। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक, मतलब सेना के और विद्या संबंधी सम्मान जो होता है उसके सिवाय उसके बाद जो उपाधि होता है सभी उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में अंकित है अनुच्छेद में। पहला इसमें आता है 19 में क्या है, 19 में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। 6 अधिकार की सुरक्षा जैसे बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब 19 के ABC मतलब क ख ग इस तरह भी याद रख सकते हैं। ABC में संघ बनाना, D में आपको संरक्षण करना,
अपना। उसके बाद डी के बाद 19 के ई में निवास करना। उसके बाद अनुच्छेद एफ में आपको वृत्ति मतलब व्यवसाय करना। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में, मतलब अपराध के लिए दोष सिद्धि कहने का अर्थ जब तक आप दोष साबित नहीं हो तब तक आपकी स्वतंत्रता संरक्षण है संबंध में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मतलब अपना जीवन और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 20-21 कभी नष्ट नहीं होता। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। उसके बाद एक कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में आप पूछ सकते हैं कोर्ट से चाहे पुलिस से कि आप क्या मुझे अधिकार, किस मामले में आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसे कि अनुच्छेद 23 में क्या है, बलात्श्रम मतलब बच्चे 14 वर्ष से कम बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करवाना, मतलब श्रम मतलब काम में नहीं लगाना। कारखानों आदि में बच्चों का नियोजन से प्रतिरोध अनुच्छेद 24 में। धर्म की स्वतंत्रता देखिए अनुच्छेद 25 से 28 में है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में, मतलब धर्म को मानना है, कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं और साथ ही उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके लिए स्वतंत्रता जो दी गई है अनुच्छेद 25 के तहत। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में। अब इसमें क्या है कि धार्मिक कार्य करना और उस पर प्रबंध कर सकते हैं, उसके लिए पैसे जुटा सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। किसी भी धर्म अभिवृद्धि के लिए करो संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में। अब कुछ शिक्षा संस्था धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधित स्वतंत्रता 29-30 में है। जैसे कि अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा अनुच्छेद 29 में है। उसके बाद शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, मतलब कोई भी अनुच्छेद 30 के तहत क्या है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उसका प्रशासन चला सकता है। अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार इसमें दिया गया है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। मूल अधिकार को परिवर्तित कराने या उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार इसमें से शामिल किया गया इसका है, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा अनुच्छेद 32 के तहत है। तो आप लोग किसी भी तरह का हनन होता है तो इसके आधार पे जा सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विदेशी नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त है और देशी नागरिकों को हम लोगों को कौन सी मूल अधिकार प्राप्त है। देखिए हम लोगों को जो मूल अधिकार प्राप्त है केवल नागरिकों के लिए इस साइड है और विदेशी व्यक्तियों के लिए इस साइड है। मतलब विदेशी को जो प्राप्त होगा वो तो देशी का नागरिक का तो होगा ही भारत के, लेकिन कौन है जो इसको प्राप्त नहीं है। देखिए केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या के आधार पर विभेद या प्रतिषेध अनुच्छेद 15 है। जो किसको नहीं प्राप्त है, तो विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। उनको केवल प्राप्त है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। मतलब जो कानून है, कानून में कोई भी तरह के जो किसी को गिरफ्तारी से संबंधित बातें आती है तो दोनों सेम अनुच्छेद 14 उनके लिए लागू होता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 इनको नहीं प्राप्त है, बल्कि अनुच्छेद 20 इनको प्राप्त है। अपराध जो किया उसके लिए दोष सिद्धि के तक वह संरक्षण उसको प्राप्त होता है। उसके बाद जैसे कि हम लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्वाद, विचरण मतलब घूमना, निवास करना, संघ बनाना, व्यवसाय शुरू करना अनुच्छेद प्राप्त है, उस तरह इनको ओनली प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये प्राप्त है। उसके बाद है अल्पसंख्यक को शिक्षा एवं संस्कृति संबंध अनुच्छेद 29 के तहत, लेकिन इनको
प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क के तहत है। उसके बाद अल्पसंख्यकों को अपने धर्म का प्रसार हेतु शिक्षण संस्था की स्थापना करना अनुच्छेद 30 में कहा गया है, लेकिन कुछ मामलों में हिरासत एवं नज़रबंदी से संरक्षण इनको अनुच्छेद 22 प्राप्त है। अब बलात्कार में अवैध मानव व्यापार के लिए प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है। तो ये सारी तो क्या हम लोग नागरिक एवं विदेशियों को प्राप्त है, दोनों को, शत्रु देश को लोग को छोड़कर ध्यान रखना है इसमें। कारखानों आदि में बच्चों को नियोजन में प्रतिषेध, मतलब उसमें जो काम करवाने से प्रतिधर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता दी गई है। और धार्मिक संस्थाओं में संचालन की स्वतंत्रता, किसी धर्म को प्रोत्साहित कर छूट इसको दी गई है। कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 के तहत इनको प्राप्त है। अब देखिए हम लोग जैसे इस तरह से अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि किसी संविधान संशोधन में कोई विधि नहीं है, इसीलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि उच्चतम न्यायालय में केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा कि मूल अधिकार को हनन के आधार पर संविधान संशोधन की चुनौती दी जा सकती है यदि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो अवैध घोषित किया जा सकता है। मतलब मूल ढांचे के खिलाफ होगा तो इसको अवैध घोषित किया जा सकता है, बल्कि इसमें मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। केशव भारती बनाम मामले जो था उसके मतहत। अब इसके बाद आते हैं बारी बारी से जितने भी मूल अधिकार हैं सारे मूल अधिकार को अब कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको अंत तक